हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू अगेन टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक अपकमिंग हाई ग्रोथ एनएफओ पे बात करने वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये एनएफओ दो कारण की वजह से बहुत स्पेशल एनएफओ बनने वाला है। सबसे पहला तो ये मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बना हुआ एनएफओ है, जिसमें नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स के अंदर बहुत ही गजब की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है और ये सेक्टर के अंदर भी बहुत ही शानदार ग्रोथ नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स के अंदर हमको दिखाई दे रही है। दूसरा, क्योंकि ये एनएफओ मोतीलाल ओसवाल लेके आ रहा है, जिनके ऑलमोस्ट 1.5 साल में सारे ही कैटेगरी के अंदर फंड्स बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं और इन्होंने इस ड्यूरेशन में जो जो नए एनएफओ लेके आए हैं वो सारे ही सक्सेसफुल एनएफओ रहे हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम मोतीलाल ओसवाल का ये डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फंड वाला एनएफओ एनालाइज करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि क्या ये एनएफओ भी पुराने एनएफओ की तरह सक्सेसफुल एनएफओ रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ जनरेट कर पाएगा। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एनएफओ किस किस के लिए सूटेबल है और किन किन को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारा बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसको ऑन कर लें, ताकि टाइमली आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। एंड दूसरा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। सबसे पहला तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग थीम इंडिया की नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली थीम है, जिसमें इतने सारे सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री है जो एम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम लोगों ने इस थीम को बहुत अर्ली स्पॉट कर लिया था और सबसे पहले इस पर वीडियो पब्लिश किया था। उस दौरान इस कैटेगरी में सिर्फ 4 ही फंड्स अवेलेबल थे, लेकिन अभी ये टोटल 11 फंड्स हो चुके हैं। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग थीम और उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को और डिटेल से समझना चाहते हैं तो वीडियो के बाद आप हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस थीम पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम इस अपॉर्चुनिटी को समराइज कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है, पास्ट में जिस भी कंट्रीज़ का फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, यूजुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उनमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए उनकी इकोनॉमी में इतनी तेज़ी से ग्रोथ आई थी। जैसे सिर्फ एशियन कंट्रीज़ की ही बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया एंड चाइना। चाइना में जैसे 1990 से लेकर 2005 में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई थी। ग्रोथ से पहले चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेयर सिर्फ 9.1% था, लेकिन 2005 में वो 32% ऑफ जीडीपी हो गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से पहले कंट्रीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक चेंजेस होना ज़रूरी होते हैं और वो सभी हमें लास्ट 5 से 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर दिखने को मिले हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज होती है। इंडिया में यंग वर्किंग पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से राइज हुई है, इससे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा होता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप देखेंगे कि कुछ सालों के अंदर गति शक्ति जैसे रिफॉर्म्स हुए हैं, जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा रेलवे लॉजिस्टिक, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि लॉजिस्टिक फास्ट हो सके और कॉस्ट कम हो। इसके अलावा वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग की डिपेंडेंसी को चाइना और यूरोप से कम करके दूसरी कंट्रीज में डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एंड बैटरी, सेमीकंडक्टर चिप्स, स्पेशलिटी केमिकल एक्सेट्रा। लास्टली, मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, पर सबसे सक्सेसफुल पीएलआई स्कीम्स रही है, जिसमें बिग कॉर्पोरेट्स को हाई प्रोडक्शन करने पर सब्सिडीज मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को एस्टिमेट करने के बाद में अब ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जैसे केमिकल सेक्टर के अंदर प्रोजेक्टेड है कि इसके अंदर ग्रोथ 19 से 23% सीएजीआर रहेगी। फार्मा में 16 to 18%, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरीज के अंदर 18 से 20% सीएजीआर ग्रोथ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 35 to 40%, ऑटो सेक्टर में 15 to 80%। इसके अलावा पावर एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा सनराइज सेक्टर्स के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरीज, सोलर, विंड एक्सेट्रा। नाउ फाइनली अब ये देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फंड की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और ये कैसे इस थीम से अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाएंगे। ये एग्जैक्टली इस थीम से रिलेटेड जितने भी सारे सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें लिस्टेड कंपनीज पर ये अपना QGLP का फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे, अपने पोर्टफोलियो के लिए कंपनीज को फाइंड करेंगे। यानी इनका फोकस रहेगा क्वालिटी कंपनीज को प्रेफरेंस देना, जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। देन फिर उसके अंदर हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और ग्रोथ लॉन्ग टर्म तक रहे, ऐसी कंपनीज को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। एंड लास्टली, इन्वेस्टमेंट के लिए ये राइट प्राइस पर फोकस करेंगे, ताकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में पैसा बना पाए। इनका टारगेट है टॉप 30 से 35 कंपनीज को फाइंड करके अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना।
सो इन शॉर्ट ये मल्टी कैप फंड तो रहेगा जिसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज रहेगी, लेकिन इनका पोर्टफोलियो बहुत ही फोकस्ड रहेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स काफ़ी हाई रह सकते हैं। पर अगर कंपनीज का सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो रिस्क भी बढ़ जाती है। सो इन शॉर्ट ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला पोर्टफोलियो बन जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक फैक्टर को इंक्लूड किया है, वो है प्रॉफिट टेकिंग एंड स्टॉप लॉस फ्रेमवर्क, जिससे ये खुद का बनाया हुआ ट्रिगर को यूज़ करेंगे ताकि ये स्टॉक्स के फेलियर पर जल्दी स्टॉक से एग्जिट कर पाए और प्रॉफिट्स को भी सही से बुक कर सकें। ओवरऑल ये अपना QGLP फ्रेमवर्क तो अप्लाई करेंगे, लेकिन ये फंड को बहुत एक्टिवली मैनेज करेंगे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हु कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड। सबसे पहले तो ये फंड 19 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के लिए ओपन रहेगा न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। इस टाइम पर अगर आप इस फंड के अंदर बाय करते हैं तो आप 10 रुपीज़ की नैव पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड की पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट के NFO सेक्शन में मिल जाएगी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो इस कैटेगरी में हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। आपके पोर्टफोलियो में ये कैटेगरी का फंड होने ही चाहिए, लेकिन इस कैटेगरी में इस फंड को वही लोग बाय करें जो कि एक्टिव इन्वेस्टिंग से पैसा बनाने में बिलीव करते हैं, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हाई है लेकिन उनका रिस्क टॉलरेंस लेवल भी हाई हो। इसके अलावा भी और भी कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।